अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या निम्नलिखित में कौन सी है? अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कहने का मतलब क्या हुआ? पहले आप सभी ये जान लो कि आज के क्लास में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यहाँ देखो मैं आप सभी को थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूँ। ठीक है, देखो आज के क्लास में मैं आप सभी को बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए इकोनॉमिक्स का लगभग कुल मिलाकर के 40 या फिर 45 या फिर 50 क्वेश्चन में से इतना क्वेश्चन मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम यानी कि 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी बच्चों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरे भाई, सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। ये जितना भी क्वेश्चन आप सभी देख रहे हो, इन सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कहने का मतलब हुआ सीमित संसाधन। यहाँ देखो मेरे को पानी पीने दो मेरे भाई। ठीक है, गर्मी भी बहुत ज्यादा है और प्यास भी ज्यादा लगता है। ठीक है, देखो अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या, देखो अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या का मतलब हुआ सीमित संसाधन। समझे, सीमित संसाधन। एग्जाम्पल तौर पे जैसे मान लो पैसा, जमीन। मेरा चेहरा आप सभी को दिखाई नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि ये एक रिकॉर्डिंग क्लास है, लाइव क्लास नहीं है मेरे भाई। ठीक है, जरा आप सभी ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखो अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कहने का मतलब हुआ सीमित संसाधन। और सीमित संसाधन जैसे कि पैसा, जमीन, समय, इन सभी चीज़ों का हमें इस तरीका से इस्तेमाल करना चाहिए जिनसे समाज में रह रहे सभी व्यक्तियों का भलाई आसानी से हो जाए, सभी का भलाई सब कुछ में समा जाए। समझ गए आप सभी? अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या का मतलब यही हुआ कि सब समाज में रह रहे सभी लोगों का भलाई आसानी से हो जाए। ठीक है, पैसा, जमीन, इन सभी चीज़ों का हमें इस तरीका से इस्तेमाल करना चाहिए जिनसे सभी व्यक्तियों का भलाई हो सकता है। समझ गए आप सभी? आगे आप सभी समझदार हैं, समझ गए होंगे। ठीक है, मैं आप सभी को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा आप सभी एक एक करके क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत सारे बच्चे को यहाँ देखो बहुत सारे बच्चे को इकोनॉमिक्स से डर लगता है, आपको लेकिन डरना नहीं है। ठीक है, और मैं आप सभी को यह भी बताऊंगा कि कैसे आप स्मार्ट स्टडी के जरिए यानी कि स्मार्ट तरीका से पढ़ाई करके 2027 के बोर्ड एग्जाम में इकोनॉमिक्स में 90% से प्लस मार्क्स हासिल कर सकते हो। अगर आप सच में सीरियस हो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को लेकर कि मेरे को सर इकोनॉमिक्स में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो में बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को दिखाया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और 90% आप सभी कैसे लाओगे ये भी मैं आप सभी को आगे बताऊंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या निम्नलिखित में कौन सी है? ध्यान से देखो, किसी एक स्थान पर कुर्सी पे बैठ जाओ, सो करके मत देखना। ठीक है, और एक सबसे बड़ा गलती जो आप सभी करते हो, वीडियो को भगा भगा के मत देखना। वीडियो को भगा भगा के देखने वाले विद्यार्थी कभी लाइफ में सक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कोई भी वीडियो देख रहे हो ना, जैसे कि कोई भी पढ़ाई वाले रिलेटेड वीडियो है, जिनसे हम सभी को शिक्षा मिलता है, जिनसे हम सभी कुछ सीख पाते हैं, ट्रेडिंग हो गया, स्टॉक मार्केटिंग हो गया, कोई भी वीडियो देख रहे हो तो उनको आपको ध्यान से देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि लगभग 20 मिनट का वीडियो है, 21 मिनट का वीडियो है, 1 घंटा का क्लास है तो इसको भगा भगा के देखते हैं। ऐसा गलती आपसे भी नहीं करना। ठीक है, हर एक लाइन में इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए बताया जाएगा। चलिए, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या निम्नलिखित में कौन सी है? तो देखो संसाधनों का आवंटन, ये भी सही आंसर है। संसाधनों का कुशलतम उपयोग, ये भी सही होगा। आर्थिक विकास यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। एक बात और मैं आप सभी को बता देता हूँ, यहाँ जो मैं आप सभी को क्वेश्चन एवं उनके साथ जो 4 गो विकल्प यानी कि ऑप्शन दिखाता हूँ, एग्जाम में भी आप सभी को यही क्वेश्चन और यही विकल्प देखने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं कि विकल्प कुछ और रहेगा, यही विकल्प आपको देखने के लिए मिलेगा। और हाँ, जितने भी बच्चे इनसे पहले वाले क्लास को नहीं देखे हो तो जाकर के जरूर देखना। एक क्लास इनसे पहले भी करवा दिया गया है 2027 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, मैं आप सभी को इकोनॉमिक्स का प्ले लिस्ट का लिंक सबसे पहले डिस्क्रिप्शन के ऊपर में दे दूंगा। ठीक है, आप सभी जाकर के पहले देख लेना। चलिए, यहाँ पर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। याद होगी आप सभी को? फिर से पढ़ लो, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या निम्नलिखित में कौन सी है? संसाधनों का आवंटन, संसाधनों का कुशलतम उपयोग यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है आर्थिक विकास। ठीक है, ध्यान से देखो और याद करते जाओ। यहाँ पर आप सभी को स्मार्ट स्टडी के जरिए पढ़ाई करवाया जाता है। ठीक है, 2 नंबर में सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि विशिष्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ध्यान से पढ़ो, विशिष्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत, यहाँ देखो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में विशिष्ट अर्थशास्त्र लिख दिया है। मान लो एग्जाम में सूक्ष्म अर्थशास्त्र ना अगर आप सभी को वहां पर लिखल नहीं रहेगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र, केवल वहां पर विशिष्ट अर्थशास्त्र लिखल रहेगा।
तो आप सभी कन्फ्यूज हो जाओगे, लेकिन आप सभी को कन्फ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप सभी को सूक्ष्म अर्थशास्त्र दिखाई दे या फिर विशिष्ट अर्थशास्त्र दिखाई दे, तो इनका सही आंसर क्या होगा मैं आप सभी को बता देता हूँ, ठीक है। देखो, सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि विशिष्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है मेरे भाई, तो आपको याद रखना है क्या, व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। विशिष्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। 3 नंबर में अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है, एक लाइन है, अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, यह जो लाइन है यह किसने कहा था, तो 3 का सही आंसर होगा लियोनेल रॉबिन्स, ठीक है। लियोनेल रॉबिन्स, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएंगे। मैं आप सभी को सभी क्वेश्चन का 100% राइट आंसर बता रहा हूं, ठीक है। 4 नंबर में उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा में किया जाता है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा में किया जाता है। अगर आपको मालूम है तो कमेंट भी करते रहिएगा आप सभी, ठीक है। इनसे आप सभी का बहुत फायदा होने वाला है। बताइए 4 का सही आंसर जी विशिष्ट अर्थशास्त्र में भाई, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा में किया जाता है, विशिष्ट अर्थशास्त्र में किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर में जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता कितनी होती है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता जो है वो कितनी होगी, धनात्मक होगी, ऋणात्मक होगी, शून्य या फिर अनंत। बताइए मेरे भाई, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो 5 का सही आंसर होगा मेरे भाई शून्य होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएंगे, याद रखिएगा। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, ठीक है। 6 नंबर में विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच किस प्रकार की होती, क्या लिखा हुआ है, किस प्रकार की होती, यही लिखा हुआ है। विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच किस प्रकार की होती, बताइए 6 का सही आंसर क्या होगा जी, सही है अत्यधिक लोचदार, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच किस प्रकार की होती है, तो अत्यधिक लोचदार की होती है, ठीक है, याद रखिएगा। उत्पादन का सबसे सक्रिय साधन निम्नलिखित में किसे माना जाता है, उत्पादन का सबसे सक्रिय साधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखो, उत्पादन का सबसे सक्रिय साधन निम्नलिखित में किसे माना जाता है, भूमि को, श्रम को, पूंजी को या फिर संगठन को। अब बहुत बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आप सभी को इनका सही आंसर बताता हूँ, श्रम होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, याद रखिएगा। उत्पादन बंद कर देने पर निम्नलिखित में कौन सी लागत शून्य हो जाती है, जब उत्पादन को बंद किया जाता है, बंद कर दिया जाता है, तो निम्नलिखित में कौन सी लागत शून्य हो जाती है, स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत, कुल लागत या फिर औसत लागत। तो देखो 8 का सही आंसर जो है परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाती है, ठीक है। आपको याद रखना है जब उत्पादन लागत जो है बंद कर दी जाती है तो परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाती है, ठीक है। 9 नंबर में अब देखो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित में किसका अध्ययन किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित में किसका अध्ययन किया जाएगा, तो देखो 9 का सही आंसर होगा मेरे भाई राष्ट्रीय आय और कुल रोजगार का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर होगा। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित में किसका अध्ययन किया जाता है, तो राष्ट्रीय आय और कुल रोजगार का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाओ, आप सभी को याद होते जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मांग की लोच को मापने का सूत्र निम्नलिखित में कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। मांग की लोच को मापने का सही सूत्र कौन सा है निम्नलिखित में, क्या आपको मालूम है? अगर आपको मालूम है तो बस आप सभी कमेंट कर देना मेरे भाई, ठीक है। और मैं आप सभी को एक बात बता देता हूँ, आप 2027 के बोर्ड एग्जाम में इकोनॉमिक्स में 90% से प्लस मार्क्स कैसे हासिल कर सकते हो। माइक को थोड़ा दूर करो मेरे भाई। देखो 90% मार्क्स लाना कोई बच्चों का खेल नहीं है और कोई बड़ी बात भी नहीं है, ठीक है। इंसान से बढ़कर कोई क्वेश्चन है नहीं है, ठीक है। अगर आप सभी मेहनत करोगे तो आप सभी 2027 के बोर्ड एग्जाम में 100% 90% को काट दो, 95% मार्क्स भी आप सभी हासिल कर सकते हो। लेकिन एक छोटा सा प्रोसेस है, ठीक है। देखो प्रोसेस क्या है मैं आप सभी को पहले बता देता हूँ। देखो एक ही बार बोलूंगा, आप सभी ध्यान से सुन लेना, ठीक है। देखो 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए मैं यानी कि मैं जितना भी आप सभी को इकोनॉमिक्स का क्लास लेके आऊंगा, आप सभी के लिए 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए जितना भी इकोनॉमिक्स का क्लास लेके आऊंगा, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हो, अगर आप सभी कमेंट करोगे तो मैं आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर आप सभी 90% लाना चाहते हो तो उनके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन
पर भी वीडियो बनाइए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपसे भी केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाई करके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही पढ़ करके आपसे भी 90% मार्क्स हासिल कर पाओगे, ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ के आपसे भी 50% मार्क्स मेरे से स्टाम्प पेपर पे लिखवा के ले लो कि आपसे भी 50% मार्क्स हासिल कर सकते हो, ठीक है। अगर आप सभी को 90% लाना है तो उनके लिए आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आप सभी को कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए जितना भी क्लास लेके आऊंगा इकोनॉमिक्स का, अगर आप सभी टोटल क्लास को अटेम्प्ट कर लेते हैं, यानी कि टोटल क्लास में मैं जितना भी क्वेश्चन बताया हूं सभी क्वेश्चन को आप सभी ध्यान से देख लेते हो, याद कर लेते हो, तो आप सभी 90% मार्क्स आसानी से हासिल कर सकते हो, ठीक है। आगे आप सभी समझदार है, मैंने आप सभी को बता दिया कि कैसे आप सभी 90% मार्क्स हासिल कर सकते हो, ठीक है। अगर आप सभी सहमत हो, मेरे ऊपर भरोसा है, तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब अभी तुरंत कर लो, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाना, इनसे पहले वाले क्लास को नहीं देखे हो तो जाकर के जरूर देखना। इन क्लास को पूरा करने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी को दिखाता हूँ, ठीक है। देखो मेरा साफ साफ करने का मतलब है, कम खाओ लेकिन अच्छा खाना खाओ, ठीक है। कम खाओ, चिकन मत खाओ लेकिन मटन खाओ, ठीक है। यही क्वेश्चन है मेरे भाई। कम पढ़ो, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का लायक होता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, वो सभी क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। और मैं आप सभी को केवल आज, यानी कि टोटल वीडियो में, मैं जितना भी वीडियो बनाता हूँ सभी वीडियो में 40 क्वेश्चन या फिर 45 क्वेश्चन, बहुत से बहुत 50 क्वेश्चन लेके आता हूँ, ठीक है। इसका रीजन है मेरे भाई, मैं अकेला हूँ सब कुछ काम करने वाला, क्वेश्चन भी मैं बनाता हूँ, बस एडिटिंग कोई और करता है, और रिकॉर्डिंग मैं पढ़ाता हूँ तो मैं खुद हूँ, ठीक है। बस क्वेश्चन कोई तैयार और करता है, सॉरी हाँ, क्वेश्चन कोई तैयार और करता है, मैं सिर्फ क्लास करवाता हूँ, वीडियो एडिटिंग वो वही करता है, और मैं थंबनेल खुद बनाता हूँ, ठीक है। याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 10 नंबर का देखते हैं, वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई, ठीक है। 10 नंबर में है, मांग की लोच को मापने का सही सूत्र निम्नलिखित में कौन सा है। अगर आपको मालूम है तो कमेंट भी कर देना, ठीक है। देखो 10 का सही आंसर होगा मेरे भाई, मांग में प्रतिशत परिवर्तन, मांग में प्रतिशत परिवर्तन। इसका मतलब क्या होता है मालूम है? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं स्लैश, तो सही है, इंग्लिश में इनको स्लैश बोला जाता है, ठीक है। या फिर आप भी ऐसे मान लो बट है, मैथ में आपसे भी पढ़े होंगे बट है, ठीक है। एक बट है दो, ऐसे आपसे भी पढ़े होंगे मैथ क्लास में। मांग में प्रतिशत परिवर्तन बट है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। मांग की लोच को मापने का सही सूत्र यही होता है, ठीक है। आपको याद रखना है मेरे भाई। कहाँ गया 10 नंबर में, हाँ देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान से देख लो, हो सके तो आपसे भी स्क्रीन शॉट ले लेना। और हाँ, आपसे भी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आप सभी को अपडेट मिलेगा कि कब क्लास होगा, कब क्लास बंद रहेगा, ठीक है। क्योंकि हम सभी बिहार से बिलोंग करते हैं, ना ही मेरे पास इन्वर्टर है, ना ही मेरे पास जनरेटर है, ठीक है। लाइन कटेगा तो क्लास बंद रहेगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। अगर आप सभी सपोर्ट करोगे तो हो सकता है कि मैं भी इन्वर्टर खरीद पाऊँ, मैं भी डिजिटल बोर्ड खरीद पाऊँ, ताकि जो बच्चे 2028 में एग्जाम देंगे मैं उनको अच्छे से समझा पाऊँ पूरा डिटेल में, ठीक है। अगर आपसे भी समझदार है तो समझ रहे होंगे, ठीक है। 11 नंबर में देखते हैं। खैर आपसे भी छोड़ो, आपसे भी बस में वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर आपसे भी सच में एग्जाम के लेकर के सीरियस हो तो, ठीक है। और हाँ देखो, मैं बहुत बात बता रहा हूँ आप सभी को, वीडियो को भगाना मत मेरे भाई, ठीक है। देखो आप अगर आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, ठीक है, अगर आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं तो आपका हिंदी भी सब्जेक्ट होगा, हिस्ट्री भी होगा, ज्योग्राफी की भी होगा। यानी कैसे समझो, आर्ट्स में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, इस चैनल पर आप सभी को, यानी कि रुचि बिहार क्लासेस पर आप सभी को आर्ट्स में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, सभी सब्जेक्ट में आप 90% मार्क्स कैसे ला सकते हो, सभी वीडियो में मैंने बता रखा है, ठीक है। आप सभी एक बार चैनल के प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ पर आप सभी को 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए जितना भी प्ले लिस्ट मिलेगा, जिनका जो सब्जेक्ट है वो जाकर के जरूर देखना। आप सभी टोटल सब्जेक्ट में मेरे भाई, भले आपका हैंड राइटिंग कैसा भी हो चलेगा, लेकिन आप सभी को मैं जितना भी क्वेश्चन दिखा दूंगा ना, सभी क्वेश्चन को देख लेने के बाद आप सभी को वही सब क्वेश्चन पूछबे करेगा जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। बस जितना भी क्वेश्चन दिखाऊंगा सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लेना, वही सब क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। सामान्य वस्तुओं के लिए मांग वक्र की ढाल कैसी होती है? सामान्य वस्तुओं के लिए मांग वक्र की ढाल कैसी होती है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, अपरिभाषित। तो देखो 11 का सही आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक होती है, ठीक है, याद रखिएगा। 12 नंबर में, एकाधिकार बाजार व्यवस्था में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है? एकाधिकार बाजार व्यवस्था में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है? तो 12 का सही आंसर होगा केवल एक होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। एकाधिकार बाजार व्यवस्था में विक्रेताओं की संख्या कितनी होगी? केवल एक। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कौन सी मानी जाती है? भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कौन सी मानी जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो 13 का सही आंसर होगा मेरे भाई 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। या फिर आप सभी को एग्जाम में ऑप्शन ऐसे दिखाई देगा 1 अप्रैल, यहाँ देखो मैं लिख देता हूँ, आपसे भी ध्यान से देख लेना, याद हो जाएगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च
तक, ठीक है। दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएंगे। चलिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम सभी भारतीय रिजर्व बैंक बोलते हैं, की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी बताइए, अगर आपको मालूम है तो। 15 का सही आंसर होगा जी 1935 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, याद रखिएगा। 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर में निम्नलिखित में कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य है? इनमें कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य है? तो देखो, नोट जारी करना केंद्रीय बैंक का काम है, नोट जारी करना यानी कि मुद्रा निर्गमन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 16 नंबर में भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में कौन सा है? क्या बोलूं यार, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन, में आप सभी को बता नहीं पाता, ठीक है। देखो, 16 का सही आंसर आपको याद रखना है, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम सभी आरबीआई के नाम से जानते हैं, ठीक है, आरबीआई, याद रखिएगा। भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक को भारत का केंद्रीय बैंक बोला जाता है, ठीक है। 17 नंबर में द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? एक किताब है मेरे भाई, यहाँ देखो, एक बुक है जिनका नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये किसका लेखक है, यानी कि इनके लेखक कौन है? इस किताब को किसने लिखा था, ऐसे समझ सकते हो आप सभी। तो देखो, 17 का सही आंसर होगा जॉन मेनार्ड किन्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? जरूर पढ़ना चाहिए इस पुस्तक को, आप सभी पढ़ लेना, ठीक है। और पढ़ने के बाद मेरे को कमेंट करना कि आप सभी को क्या क्या सीखने के लिए मिला। जॉन मेनार्ड किन्स। सभी ऑप्शन को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। सभी वीडियो को आराम से देखो, याद होते जाएगा। प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर बोले तो जिसे हम सभी टैक्स बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है बताइए। 18 का सही आंसर जी आयकर यानी कि इनकम टैक्स बोले जाते हैं जिसे हम सभी, ठीक है। आप सभी फिल्म देखे होंगे, एक अक्षय कुमार का शायद कौन सा मूवी था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अक्षय कुमार लोग क्या करते हैं, नकली इनकम टैक्स ऑफिसर बन करके सभी जो बड़े बड़े अमीर आदमी होते हैं उनके घर में जाकर के छापा मारते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा कहानी है उस मूवी में, जाकर के जरूर देखना। मेरे को मालूम तो नहीं है, अगर मेरे को याद आएगा तो मैं फर्स्ट कमेंट पिंग कर दूंगा, ठीक है। प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? तो आयकर, जिसे हम सभी इनकम टैक्स बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा। बजट निम्नलिखित में किस प्रकार का विवरण होता है? बजट जो है निम्नलिखित में किस प्रकार का विवरण होता है? तो देखो, 19 का सही आंसर होगा सरकार की अनुमानित आय और व्यय दोनों का, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर है। सरकार की केवल आय का, सरकार की केवल व्यय का, तो यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सरकार की अनुमानित आय और व्यय दोनों का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ठीक है। आय और व्यय दोनों का होगा, ठीक है। 20 नंबर में देखते हैं, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कहाँ होता है? विदेशी विनिमय दर का निर्धारण जो है वो कहाँ पर होता है मेरे भाई? तो 20 का सही जवाब आपको याद रखना पड़ेगा, विदेशी विनिमय बाजार में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 21 नंबर में व्यापार संतुलन यानी कि विदेशी व्यापार के अंतर्गत किसका रिकॉर्ड रखा जाता है? व्यापार संतुलन यानी कि विदेशी व्यापार के अंतर्गत जो है वो किसका रिकॉर्ड वहां पर रखा जाता है? तो 21 का सही आंसर आप सभी क्या याद रखोगे? पानी पीने दो मेरे को। चलिए, 21 का सही जवाब बताइए। केवल दृश्य वस्तुओं के आयात निर्यात का, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएंगे। व्यापार संतुलन यानी कि विदेशी व्यापार के अंतर्गत किसका रिकॉर्ड रखा गया है? तो केवल दृश्य वस्तुओं के आयात एवं निर्यात का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग पर क्या असर पड़ता है? अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछे 2027 के बोर्ड एग्जाम में, आप सभी मेरा नाम बदल के कुछ और रख देना, ठीक है। कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग पर क्या असर पड़ता है? कीमत बढ़ेगी या फिर कीमत घटेगी बताइए मेरे भाई। चाय की मांग बढ़ जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। अगर लाइव क्लास होता तो काफी मजा आता हम सभी को, ठीक है। मैं आप सभी का लाइव क्वेश्चन यानी कि लाइव कमेंट पढ़ पाता। 23 नंबर में सीमांत उपयोग उपभोग प्रवृत्ति यानी कि एमपीसी का मान हमेशा किसके बीच होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि एमपीसी का मान हमेशा किसके बीच होता है? शून्य से कम या फिर शून्य से अधिक या फिर शून्य और एक के बीच या फिर अनंत के बराबर, यानी कि ना के बराबर। अनंत का मतलब अनंत के बराबर मतलब ना के बराबर नहीं होगा। अनंत मतलब इसका कोई गिनती यानी कि कोई रिकॉर्ड नहीं। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जिसे हम सभी एमपीसी बोलते हैं, उसका मान हमेशा किसके बीच होता है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है, शून्य और एक के बीच होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, शून्य और एक के बीच होता है। 24 राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से किसे
शामिल नहीं किया जा सकता है? राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? तो हस्तांतरण भुगतान, जैसे कि पेंशन या फिर छात्रवृत्ति जिसे हमसे भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर है 24 का। राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? हस्तांतरण भुगतान, यानी कि जैसे पेंशन जो बड़े बड़े बूढ़े बुजुर्गों को मिलते हैं, छात्रवृत्ति जो 10th पास करते हैं, 12th पास करते हैं। आजकल तो 10th क्लास में SC कैटेगरी के जो लोग होते हैं, SC कैटेगरी के में जो आते हैं, उनको पेंशन मिलता है, ठीक है, उसको भुगतान मिलता है, छात्रवृत्ति मिलता है। जो BC में आते हैं उनको नहीं मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए जो बच्चे 10th पास किए हैं 2026 में, जो बच्चे SC में आते हैं उनको अगर आप सेकेंड भी किए हो तो तब भी आपको 10,000 9,000 मिलता है या फिर 8,000 मिलता है, ठीक है। जो SC में आते हैं, जो फर्स्ट करते हैं, उनको 10,000 मिलता है। और जो BC में आते हैं, जो फर्स्ट करते हैं, उनको तो 10,000 मिलबे करता है। लेकिन BC में जो आते हैं, जो सेकेंड करते हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भुगतान संतुलन में असंतुलन का मुख्य कारण क्या होता है? भुगतान असंतुलन में असंतुलन, फिर से पढ़ो, भुगतान संतुलन में असंतुलन का मुख्य कारण क्या होता है? यहाँ देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, भुगतान संतुलन में असंतुलन का मुख्य कारण क्या होता है? तो देखो 25 का सही आंसर है आयात का निर्यात से अधिक होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर है। भुगतान संतुलन में असंतुलन का मुख्य कारण होता है आयात का निर्यात से अधिक होना, ठीक है। आयात और निर्यात का मतलब आपसे भी अच्छे से जानवे करते हैं, ठीक है। 26 नंबर में अवसर लागत का दूसरा नाम निम्नलिखित में क्या है? अवसर लागत को हम सभी और किस नाम से जानते हैं, यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो आपको याद रखना है वैकल्पिक लागत, वैकल्पिक लागत, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आंसर है। 27, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किसी वस्तु की कीमत कौन निर्धारित करता है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किसी वस्तु की कीमत जो है वो कौन निर्धारित करता है? तो 27 का सही आंसर है उद्योग की मांग और उद्योग की मांग और पूर्ति की शक्तियां, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किसी वस्तु की कीमत कौन निर्धारित करता है? निर्धारित मतलब डिसाइड करता है उद्योग की मांग और पूर्ति की शक्तियां, ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, बताइए? जॉन मेनार्ड किन्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएंगे, याद रखिएगा। 29, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूरक वस्तु का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूरक वस्तु का उदाहरण है? तो 29 का सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, कार और पेट्रोल, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सिंपल सा है, याद रखिएगा। 30 नंबर में गिफिन वस्तुओं के लिए मांग का नियम कैसा व्यवहार करता है? गिफिन वस्तुओं के लिए मांग का नियम जो है वो कैसा व्यवहार करता है, बताइए जी? लागू नहीं होता, यानी कि अपवाद है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 31 नंबर में अल्पकाल में उत्पादन के कितने साधन होते हैं? अल्पकाल में उत्पादन के कितने साधन होते हैं? तो 31 का सही आंसर होगा स्थिर और परिवर्तनशील दोनों साधन है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आंसर है। ऑप्शन नंबर ए भी सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी भी सही होगा। केवल स्थिर साधन या फिर परिवर्तनशील साधन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपको दिखाई देगा, जिनमें आपको टिक मारना है, आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। 32, मांग की कीमत की लोच कितने प्रकार की होती है? मांग की कीमत की लोच कितने प्रकार की होगी, बताइए? 32 का सही आंसर जी 5 प्रकार की होगी, ठीक है, बताइएगा, याद रखिएगा। बाजार में जब किसी वस्तु की पूर्ति उसकी मांग से अधिक हो जाती है तो कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है? सिंपल सा है, आप सभी क्वेश्चन को देख के बता दोगे कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। बाजार में जब किसी वस्तु की पूर्ति जो है उसकी मांग से अधिक हो जाती है, जैसे मान लो चीनी अभी मान लो 45 रुपया किलो मिलता है हम सभी के बिहार राज्य में, ठीक है। अगर मान लो बाजार में इस वस्तु की डिमांड कुछ ज़्यादा हो गया है, ठीक है, लोग जितने भी दुकानदार हैं सभी का स्टॉक खत्म हो चुका है, ठीक है। तब उस समय चीनी की मांग में क्या चेंजेस होगा? उसकी कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कीमत बढ़ेगी या फिर घटेगी, या फिर केवल स्थिर रहेगी या फिर शून्य हो जाती है, बताइए? तो देखो 33 का सही आंसर क्या होगा? बी होगा, कीमत घटती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएंगे, याद रखिएगा। बाजार में जब किसी वस्तु की पूर्ति उसकी मांग से अधिक हो जाती है, तो कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है? कीमत बढ़ेगी या फिर कीमत घटेगी? तो आपको याद रखना है कीमत घट जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर कीमत बढ़ेगी, नहीं मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी होगा, कीमत घटती है, ठीक है। 33 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर में राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? राजकोषीय घाटा किसके बराबर होता है? तो कुल व्यय, यानी कि राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ए राइट आंसर है। आपसे भी स्क्रीनशॉट ले लेना। 35 नंबर में आधुनिक अर्थशास्त्र के अनुसार धन का विज्ञान किसने कहा था? आधुनिक अर्थशास्त्र के अनुसार धन का विज्ञान है, या किसने कहा था?
तो 35 का सही आंसर होगा एडम स्मिथ ने कहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बी हो जाएंगे। ध्यान से देख लो मेरे भाई, ठीक है। अगर आप सभी को क्वेश्चन आंसर अभी तक हम सभी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 35 तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। और कितने बच्चे को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 35 तक याद हो गया है, आप सभी अपना नाम कमेंट कर देना, ठीक है। मैं ताकि मैं देख पाऊँ कि आप सभी को याद होता है कि नहीं होता है, ठीक है। और जितने भी बच्चे को अभी तक याद नहीं हुआ है, आप सभी बच्चों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को दोबारा देखना, याद हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए 35 नंबर का याद हो गया। आधुनिक अर्थशास्त्र के अनुसार धन का विज्ञान किसे कहा जाता है? किसने कहा था? तो एडम स्मिथ ने कहा था, ठीक है। कुल राजस्व यानी कि टोटल रिवेन्यू ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है? कुल राजस्व यानी कि टोटल रेवेन्यू ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होगा? तो 36 का सही जवाब आपको याद रखना पड़ेगा, कीमत बटे मात्रा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएंगे। कीमत गुना मात्रा ये गलत है, कीमत बटे मात्रा ये सही होगा, ठीक है। कीमत प्लस जोड़ ये भी गलत है, ये भी गलत है, ध्यान से देख लेना, बटे, ठीक है। इसका मतलब स्लैश का मतलब बटे होता है। 37 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य माना जाता है? निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य माना जाता है? तो 37 का सही जवाब है मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, विनिमय का माध्यम, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य माना जाता है? तो विनिमय का माध्यम, ठीक है। साख नियंत्रण यानी कि क्रेडिट कंट्रोल का कार्य देश में कौन करता है? क्रेडिट कंट्रोल का कार्य काम कौन करता है, देश में कौन करता है, बताइए। तो 38 का सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक करता है, ठीक है। पैसा से रिलेटेड काम ज्यादातर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई करता है, ठीक है। साख नियंत्रण यानी कि क्रेडिट कंट्रोल का कार्य देश में कौन करता है? तो आरबीआई करता है। 39 गुणक पैसा वाला जितना भी, यहाँ देखो कागज वाला जितना भी नोट होता है ना, सबको कौन बनाता है? तो आरबीआई बनाता है, ठीक है। गुणक यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मान किस पर निर्भर करता है? गुणक का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, मल्टीप्लायर का काम निम्नलिखित में कौन करता है, किन पर निर्भर रहता है? तो 39 का सही आंसर है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही आंसर है। गुणक यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मान किस पर निर्भर करता है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। आज की क्लास में 40 क्वेश्चन हम सभी देखने वाले हैं, ठीक है। 40 नंबर में राष्ट्रीय आय को मापने की कितनी प्रमुख विधियां हैं? राष्ट्रीय आय को मापने की कुल मिलाकर के 3 विधियां होती है, जिनमें सबसे पहला होता है उत्पाद, यहाँ देखो उत्पाद, दूसरा होता है आय और तीसरा होता है व्यय विधि। याद रखिएगा, राष्ट्रीय आय को मापने का 3 प्रमुख विधि है, जिनमें सबसे पहला है उत्पाद, दूसरा है आय और तीसरा है व्यय विधि। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही क्वेश्चन रहने दो, ठीक है। देखो आगे भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि नहीं क्वेश्चन है, आगे भी क्वेश्चन है। देखो आज की क्लास में इतना ही रहने दो, ठीक है। फिलहाल के लिए आप सभी मेरे को ये बताओ कि आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी। मैंने आप सभी को आज की क्लास में लगभग 40 क्वेश्चन दिखाया है, ठीक है। कि आप सभी को 40 क्वेश्चन याद हो गए हैं। जितने भी बच्चे को 40 क्वेश्चन याद हो गया है वो अच्छी बात है। अगर आप सभी को याद नहीं हुआ है, जितने भी बच्चे को 40 क्वेश्चन याद नहीं हुआ है, उन सभी बच्चों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, फिर से क्वेश्चन को देखो, याद हो जाएगा। दोबारा देखोगे याद हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को सेव करके रख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप सभी सच में सीरियस हो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को लेकर, ठीक है। फिलहाल के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तब तक आप सभी पढ़िए, मिलते हैं हम सभी अगले वाले वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत।